कहानी की शुरुआत में हम 9 विशाल ड्रैगनों को देखते हैं जो एक भव्य बग्घी को उठाए हुए एक रहस्यमय द्वीप की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह द्वीप आसमान में बादलों के ऊपर तैरता हुआ मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि इस द्वीप पर एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी इस हथियार को पाले वह स्वयं भगवान के समान बन जाएगा। उसके पास इतनी शक्ति होगी कि वह आकाश और पृथ्वी दोनों को चीर सके। हर 10 लाख वर्षों में केवल एक ही ऐसा मानव जन्म लेता है जो इस स्तर की असीम शक्ति को संभालने योग्य होता है। इसी दौरान लो शेंग नामक एक महान तलवारबाज को उसके सम्राट द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह इस छिपे हुए द्वीप तक जाने के लिए सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खोजे। इन योद्धाओं को चुनने के लिए लो शेंग एक अनोखी परीक्षा आयोजित करता है। वह अपनी जेब से एक छोटी सी जेड की गेंद निकालते हुए घोषणा करता है कि जो भी उसके हाथ से यह जेड बॉल छीन लेगा उसी को हिडन आइलैंड पर जाने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कई योद्धा अपनी किस्मत आजमाने आगे बढ़ते हैं, लेकिन लो शेंग इतना निपुण तलवारबाज होता है कि वह अकेले ही कई योद्धाओं को एक साथ संभाल लेता है। तभी जो कांग नाम का एक योद्धा सामने आता है जो अपनी असाधारण फुर्ती के लिए जाना जाता है। उसने ठान लिया होता है कि किसी भी कीमत पर वह इस जेड बॉल को हासिल करके ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह जेड बॉल को पकड़ने ही वाला होता है वह अचानक उड़ते हुए पास के एक गाँव की ओर चली जाती है। यह देखते ही सभी योद्धा बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जो कांग पूरी रफ्तार से जेड बॉल की ओर बढ़ता है, पर जैसे ही वह उसे छूने ही वाला होता है तभी एक अन्य योद्धा उस पर अचानक हमला कर देता है। उसी क्षण जो कांग की नजर एक बैलगाड़ी पर पड़ती है जो एक मासूम बच्चे को कुचलने ही वाली होती है। बिना एक पल सोचे जो कांग बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा देता है। कुछ योद्धाओं को लगता है कि जेड बॉल छोड़कर बच्चे की जान बचाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि बच्चे को बचाने से पहले ही जो कांग जेड बॉल को पकड़ चुका था। तभी यूकी नाम का एक और योद्धा इस संघर्ष में प्रवेश करता है। यूकी के पास एक जादुई अंगूठी और कंगन होते हैं जिनकी मदद से वह अपने आसपास की वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पीछे से जो कांग पर घातक वार करता है और जब जो कांग अपना बचाव नहीं कर पाता तो यूकी उससे जेड बॉल छीन लेता है। दरअसल लो शेंग सम्राट का दूसरा पुत्र होता है। उसके बड़े भाई का नाम लोव होता है। दोनों भाई हमेशा सबसे शक्तिशाली बनने की होड़ में लगे रहते हैं। वे दोनों ही इस छिपे हुए द्वीप पर जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पिता सम्राट लोव ड्रैगन स्वॉर्ड अपने बड़े बेटे को सौंप देते हैं क्योंकि उनके अनुसार वही इसका सबसे योग्य उत्तराधिकारी होता है। इधर जब जो कांग बेहोशी की हालत में पड़ा होता है तो उसे अपना अतीत याद आने लगता है। असल में वह एक अनाथ था जिसे एक प्रसिद्ध लोहार ने अन्य अनाथ बच्चों के साथ पाला था। उस लोहार ने जो कांग के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान लिया था और उसे शहर में मार्शल आर्ट्स की प्रशिक्षण के लिए भेज दिया था। यह सफर आसान नहीं था क्योंकि मास्टर और अन्य अनाथ बच्चों को जो कांग की पढ़ाई के बदले 10 लाख तलवारें बनानी पड़ी थी। फिलहाल जो कांग घायल अवस्था में पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके भाई बहन उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वे दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे जो कांग को हिडन आइलैंड तक जरूर पहुंचाएंगे। दूसरी ओर अलग अलग स्थानों से आए योद्धा एक रहस्यमय पोर्टल पर इकट्ठा हो रहे होते हैं जो उन्हें उस छिपे हुए द्वीप तक ले जाने वाला होता है। वहीं हम केसी नाम की एक महिला योद्धा को देखते हैं जिसके साथ 4 अंगरक्षक भेजे गए होते हैं। वे पोर्टल को सक्रिय करते हैं और सभी योद्धा उस रहस्यमय द्वीप पर पहुंच जाते हैं। दूर खड़े होकर जो कांग के भाई बहन इन योद्धाओं को जाते हुए देखते रहते हैं। वे तुरंत जो कांग को होश में लाते हैं जो उन्हें वहां देखकर बेहद हैरान रह जाता है। वे उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके शहर में चोरी छिपे घुसकर पोर्टल तक पहुंचने का कोई गुप्त रास्ता ढूंढना होगा ताकि वे सभी मिलकर उस छिपे हुए द्वीप तक पहुंच सके। सो कांग ने अपने भाई बहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने उसे समझाया कि उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए उन्होंने 10 लाख तलवारें बनाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि सो कांग उस महान हथियार को हासिल कर सके। अगर सो कांग असफल रहा तो उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसी वजह से वे चोरी छिपे शहर में दाखिल हो गए। सो कांग किसी तरह पोर्टल तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां मौजूद 2 पहरेदारों ने उसे कमजोर बताते हुए वहां से चले जाने को कहा। तभी उसके भाई बहन वहां आ पहुंचे और उन पहरेदारों को हराने के बाद उन्होंने पोर्टल को सक्रिय किया और छिपे हुए द्वीप की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे चारों ओर फैली लाशें देखकर वे सन्न रह गए। तभी उन्हें पता चला कि उनसे पहले आए योद्धा उस महान हथियार को पाने के लिए आपस में ही लड़ पड़े थे और लो ने उन सभी योद्धाओं को मार डाला था ताकि वह हथियार केवल उसी के हाथ लगे। लो ने सो कांग और बाकी लोगों को वहां से भाग जाने की चेतावनी तो दी, लेकिन उसी पल उसने पीछे से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से हमला कर दिया। इस वार में सो कांग गंभीर रूप से घायल हो गया। जब लो ने दूसरा हमला किया तो सो कांग का एक भाई आगे आ गया और उसकी जान बचाते हुए खुद बलिदान हो गया। उसी अफरा तफरी के बीच सो कांग की बहन ने उसे उनके समूह का हरा खंजर थमाया और तुरंत वहां से भागने को कहा, लेकिन जैसे ही
सो कांग जाने ही वाला था, लोव ने एक बार फिर अपनी तलवार से हमला कर दिया। तभी अचानक उनकी मदद के लिए लो शेंग वहां आ पहुंचा। उसने सो कांग और बाकी लोगों को तुरंत वहां से निकल जाने को कहा। लो शेंग भी उस महान हथियार को पाना चाहता था और उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने ही भाई से युद्ध शुरू कर दिया। दोनों भाइयों के बीच एक भयानक और जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन अंत में लो शेंग ने लो को पराजित कर मार गिराया। इसके बाद उसने ड्रैगन स्वॉर्ड अपने कब्जे में ले ली। उधर गुफा के भीतर सो कांग अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे लगने लगा था कि वे जो कुछ भी कर रहे थे सब बेकार साबित हुआ है, क्योंकि वे उस महान हथियार को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी समय उसके हाथ में वह हरा खंजर था और तभी अचानक उसे भविष्य की एक झलक दिखाई दी। उस दृश्य में उसने देखा कि पूरी धरती तबाह हो रही थी। तभी उसकी बहन शूशु ने उसे समझाया कि उनके मास्टर का यह हरा खंजर साधारण नहीं है, इसे एक उल्कापिंड के पत्थर से बनाया गया था और यह सो कांग को भविष्य के दृश्य दिखा सकता है। शूशु ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अगर वह हथियार गलत हाथों में चला गया तो वही अंजाम होगा जो उसने अभी देखा था। उनके मास्टर हमेशा सो कांग में कुछ खास देखते आए थे और इसी वजह से शूशु को उस पर पूरा भरोसा था कि वही दुनिया को बचा सकता है। तभी सो कांग के एक भाई ने डरते डरते सबको बताया कि गुफा के भीतर पत्थर बने हुए इंसान मौजूद है और जैसे ही उसने उनमें से एक हाथ को छुआ वह अपने आप हिलने लगा। तभी उन्हें समझ आया कि वह कोई और नहीं बल्कि केसी थी। वह हाथ खुद ब खुद उसके शरीर से जुड़ गया और केसी फिर से पूरी तरह ठीक हो गई। यह देखकर सो कांग और बाकी सभी बुरी तरह घबरा गए और गुफा से बाहर की ओर भाग पड़े। उस समय बाहर तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। तभी यूकी नाम का एक योद्धा चिल्लाता हुआ उनके पास पहुंचा और उन्हें जान बचाकर भागने की चेतावनी दी। उसी पल अचानक एक भयानक राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह बेहद खतरनाक और असाधारण रूप से शक्तिशाली था। सो कांग और उसके भाई बहनों ने मिलकर उस राक्षस का सामना करने का फैसला किया। सो कांग उस राक्षस पर चढ़ दौड़ा और अपने भाई बहनों को पीछे हटने का इशारा किया। तभी उस राक्षस ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ी। सो कांग के भाई बहनों में से एक उस किरण की चपेट में आ गया और पल भर में पत्थर की तरह जम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने गुफा में जमे हुए लोगों को देखा था। उस राक्षस ने उसकी पूरी ऊर्जा सोख ली। तभी शूशु ने वही हरा खंजर निकाल लिया। ना जाने क्यों वह राक्षस उस खंजर से डरने लगा और उसी क्षण उसने शूशु को उठाकर दूर जा पटक दिया और उसी अफरा तफरी में वह हरा खंजर भी लुढ़कते हुए जमीन पर जा गिरा। तभी सो कांग ने वह हरा खंजर उठाया और उस राक्षस के पीछे दौड़ा, लेकिन राक्षस ने उसे भी जोर से उछालकर दूर फेंक दिया। उन सभी ने मिलकर उस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। जब सो कांग ने अपने भाइयों को मरते हुए देखा तो उसके भीतर का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर राक्षस पर आखिरी हमला किया और अंततः उसे मार गिराने में सफल हो गया। राक्षस के मरते ही उसकी पूरी शक्ति सो कांग के शरीर में समा गई। अब वहाँ केवल सो कांग, शूशु और उसके भाइयों में से सिर्फ एक ही जीवित बचा था। इस बीच यूकी बुरी तरह डर चुका था और धरती पर लौटना चाहता था, लेकिन पोर्टल उन्हें वापस जाने नहीं दे रहा था। तभी शूशु ने कहा कि अगर उन्हें धरती पर लौटना है तो उस विशेष हथियार को हर हाल में हासिल करना होगा। उसी क्षण उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो बिल्कुल पास से आ रही थी। असल में वे केसी के साथ आए 4 योद्धा थे जिनके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। उन्हीं चारों ने सो कांग और उसके साथियों को काबू में कर लिया। इसके बाद केसी खुद उनके सामने आई। सो कांग ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अकेले उस हथियार को हासिल नहीं कर पाएगी और अभी के लिए उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर केसी ने अपने गार्ड्स को सो कांग और बाकी लोगों को मारने से रोक दिया, लेकिन तभी अचानक पहले जैसे ही और भी अजीब व खतरनाक जीव आ गए। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भले ही केसी के गार्ड्स अदृश्य हो सकते थे, फिर भी उन जीवों ने उसके 2 गार्ड्स को मार गिराया। तभी केसी ने एक दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसके आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म था जो एक गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ था। उसी दौरान उन जीवों में से एक ने अपना सीना खोलकर उन पर हमला कर दिया। तभी केसी के एक गार्ड ने सबको बचाने के लिए एक शील्ड बना दी। फिर भी उस हमले की ताकत से वे सभी उस गोल पत्थर पर जा गिरे। अचानक वह पत्थर टूटने लगा, लेकिन सो कांग अपने भाई बहनों को खोने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने शूशु का हाथ पकड़ा और अपनी शक्ति से बाकी सभी को भी समेट लिया और फिर उन्हें टेलीपोर्ट करके एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। सो कांग की वजह से सभी की जान बच गई थी। इसी कारण केसी अब उसके साथ काम करने को तैयार हो गई, लेकिन उसने साफ कह दिया कि जैसे ही वह हथियार उसे दिखा वह उसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके बाद वे सभी एक कमरे में पहुंचे जहां उन्हें अजीब सी लाशें मिली जिनके चेहरों पर मास्क थे। केसी को लगा कि शायद उन मास्कों में से कोई एक ही वह विशेष हथियार हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सो कांग ने केसी को चेतावनी देने की कोशिश की कि यह सब कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। इतनी आसानी से उस हथियार तक
पहुंचना संभव नहीं होना चाहिए। तभी अचानक केसी के अपने ही गार्ड ने उस पर हमला कर दिया ताकि वह हथियार खुद हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही गार्ड ने उस मास्क को छुआ, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसी पल उस मास्क ने गार्ड को जलाना शुरू कर दिया और तब तक जलाता रहा जब तक वहाँ सिर्फ राख ही नहीं बची। इसके बाद छत भी नीचे आने लगी, जिसे देखकर सब बुरी तरह घबरा गए। तभी सो कांग की नजर फर्श पर बने 5 अजीब से गोल घेरों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो समझ गया कि अगर वे सभी एक एक घेरे में खड़े हो जाए तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर एक भी घेरा खाली रहा तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तभी यूकी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कमरे में मौजूद मूर्तियों को एक एक घेरे में रख दिया। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में सिर्फ 4 ही मूर्तियां थीं, जबकि दरवाजा खोलने के लिए 5 की जरूरत थी। यूकी बाकी सभी के लिए खुद की कुर्बानी देने को तैयार हो गया, लेकिन आखिरी पल में सो कांग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर यूकी को बाहर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। सब कुछ शांत होने के बाद शूशू ने वह हरा खंजर सो कांग को सौंप दिया। उसे महसूस हुआ कि इस खंजर का असली अधिकारी सो कांग ही है। इसी दौरान केसी ने अपनी शक्तियों की मदद से अपने घावों को भर लिया। इसके बाद वे सभी एक विशाल बंद दरवाजे के सामने खड़े थे, जिस पर 3 चमकते हुए चिन्ह बने थे। केसी ने बताया कि इसी दरवाजे के पार वह विशेष हथियार मौजूद है। यह भी कहा जाता था कि जो भी इस हथियार को पा ले वह असीम शक्तियों का स्वामी बन जाता है। उन्होंने दरवाजा खोलने की पूरा जोर लगाकर कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तभी लोशेंग वहाँ पहुँचा और उसने केसी के आखिरी बचे हुए गार्ड को भी मार डाला। इसके साथ ही दरवाजे पर बना एक चमकता हुआ चिन्ह बुझ गया। लोशेंग ने तब सच्चाई बताई कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 3 लोगों की बलि चाहिए और इसी कारण उसने पहले उन्हें भागने दिया था। असल में वह उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कुर्बानी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था और अब भी उसे 2 और लोगों की जान लेनी थी। लोशेंग ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन आखिरी क्षण में सो कांग बीच में आ गया और शूशू, केसी और यूकी को बचा लिया। पर दुर्भाग्य से लोशेंग ने सो कांग के आखिरी बचे भाई को भी मार डाला। सो कांग की तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपने भाई को नहीं बचा सका। दरवाजा खोलने के लिए अब भी एक बलि की आवश्यकता थी। तभी सो कांग ने हरे खंजर की मदद से लोशेंग का सामना किया, लेकिन लोशेंग ने अपनी ड्रैगन तलवार निकालकर सो कांग पर एक के बाद एक कई वार किए और अंततः सो कांग वहीं मारा गया। अचानक दरवाजा खुल गया। यह देखते ही शूशू हरा खंजर पकड़े हुए अंदर की ओर दौड़ पड़ी। उधर बाहर यूकी ने लोशेंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से बचता हुआ शूशू के पीछे अंदर चला गया। जैसे ही शूशू उस हथियार को नष्ट करने वाली थी, लोशेंग ने ड्रैगन तलवार से उस पर हमला किया और उसे बाहर फेंक दिया। इसके साथ ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंदर लोशेंग ने उस विशेष हथियार को उठा लिया, जो एक मास्क के समान दिखाई देता था। जैसे ही उसने वह मास्क पहना, वह उसके पूरे चेहरे को ढक गया और कोई अजीब सी शक्ति उसके शरीर पर कब्जा जमाने लगी। इसी बीच बाहर कई राक्षस प्रकट हो गए और दरवाजा जोरदार धमाके से टूट गया। जब कमरे से लोशेंग बाहर निकला तो केसी उसे देखकर सिहर उठी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह अब लोशेंग नहीं बल्कि स्वयं डेमन किंग था। असल में डेमन किंग ने इस महान हथियार के बारे में झूठी कहानी फैलाकर योद्धाओं को वहाँ बुलाया था। उसकी योजना थी उनकी शक्तियों का उपयोग करके खुद को दोबारा जीवित करना, और अब जब डेमन किंग वापस आ चुका था तो उसे दुनिया को नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता था। तभी अचानक धरती कांपने लगी और एक भीषण भूकंप आया। डेमन किंग अपनी शक्तियों से उस तैरते हुए द्वीप को सीधे धरती पर गिराकर सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन केसी समझ चुकी थी कि डेमन किंग की शक्ति अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है। इसीलिए उसने यूकी और शूशू से कहा कि वे उसे समय दिलाए, क्योंकि वह अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करके सो कांग को फिर से जीवित करने वाली थी। नीचे धरती पर सम्राट लो और होली किंगडम के सभी योद्धाओं ने अपनी तलवारें आसमान की ओर फेंक दी। उन सभी तलवारों ने मिलकर एक विशाल शील्ड बना दी। उसी समय द्वीप पर यूकी ने पत्थरों से एक और शील्ड तैयार की ताकि वह राक्षसों को पास आने से रोक सके। वह अपनी बची खुची शक्ति के साथ अंत तक लड़ता रहा और आखिरकार यूकी ने स्वयं की कुर्बानी देते हुए सामने वाले पुल को उड़ा दिया। इधर केसी ने अपनी आत्मा सो कांग को सौंप दी, इस उम्मीद में कि वह फिर से जीवित होकर डेमन किंग से दुनिया को बचा सके। सो कांग का दिल एक बार फिर धड़कने लगा, लेकिन उसे होश एक अजीब सी जगह पर आया जहाँ एक रहस्यमयी व्यक्ति पहले से मौजूद था। उस व्यक्ति ने सो कांग से कहा कि उसे दुनिया को बचाना ही होगा, क्योंकि अभी उसके मरने का समय नहीं आया है। जब सो कांग ने सवाल किया तो उस आवाज ने जवाब दिया कि डेमन किंग को केवल एक भगवान ही पराजित कर सकता है। यह बात सुनकर सो कांग गहरे विचार में पड़ गया। हजारों वर्षों से कोई भी भगवान डेमन किंग को रोकने के लिए नहीं आया था। अब उसे केवल खुद पर भरोसा रखना था। तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है और वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आया हुआ सो कांग ही था। उसने बताया कि 1000 साल बाद सो कांग एक भगवान बन जाएगा और जो चुनौतियाँ वह अभी झेल रहा है उसी के कारण उसके शरीर में इतनी शक्ति समा गई है। तभी सो कांग होश में आता है और सबसे पहले शूशू को
को सुरक्षित धरती पर उसके घर ले जाता है, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। इसके बाद सो कांग फिर से हिडन आइलैंड की ओर उड़ जाता है। अपने हरे खंजर को उठाकर वह वहाँ मौजूद सभी राक्षसों का सफाया करता है। साथ ही वह उनकी सारी शक्तियाँ अपने अंदर समेट लेता है। डेमन किंग ने उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कहा, लेकिन सो कांग ने साफ शब्दों में मना कर दिया। तब उनके बीच एक भयानक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस संघर्ष में सो कांग का हरा खंजर टूट गया, लेकिन दोनों लगातार एक दूसरे पर वार करते रहे। इसी बीच डेमन किंग ने कहा, सो कांग, तुम केवल एक साधारण इंसान हो, 100 जन्म भी लो, मुझे हराना नहीं जान सकोगे। लेकिन डेमन किंग के गर्व ने उसे उसकी हार का रास्ता दिखा दिया। उसने एक अत्यंत विशाल हथियार निकाला और उसकी मदद से सो कांग को मारकर आकाश में उड़ा दिया। लेकिन हवा में उड़ते हुए सो कांग की शक्ति और भी बढ़ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और डेमन किंग को 1000 साल के भविष्य में भेज दिया। भविष्य में भी डेमन किंग धरती पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब जब सो कांग एक भगवान बन चुका था, उसने बड़े ही प्रेम और आत्मविश्वास से एक चुटकी भर शक्ति का इस्तेमाल किया और डेमन किंग को राख में बदल दिया।